हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब यह है कि कुछ धातुएं होती हैं जो अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके स्थान से हटा करके उनका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेती हैं। इसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से, कुछ धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके स्थान से हटाकर उनका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेती हैं। यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर है CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक, कॉपर सल्फेट की क्रिया यदि जिंक के साथ करा दी जाए, किसके साथ? जिंक के साथ करा दी जाए, तो कॉपर कम क्रियाशील है और जिंक अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर को यह कॉपर के स्थान से हटा देगा और कौन आ जाएगा? जिंक आ जाएगा। यही अभिक्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। यह हो गया ZnSO4 प्लस C। ZnSO4 प्लस C। अब समस्या यह बन रही है कि आप जो है कैसे जानोगे कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है। इसके लिए होती है धातुओं की सक्रियता श्रेणी, जिससे यह पता चलता है कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी धातु कम क्रियाशील है। जब इस सक्रियता श्रेणी को आप जान जाओगे तब जो है आपको भी यह आसान हो जाएगा कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी धातु कम क्रियाशील है। अब इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी है, इसको जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। ठीक, देखिए ठीक, देखिए ये जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी है, यह जो है ए वाली लाइन इसके नीचे है, लेकिन बोर्ड इतना बड़ा नहीं कि हम इसको लिख पाए, इसलिए यहाँ से नीचे जो धातुएं हैं उनको हम इधर साइड में लिख दिए हैं। अभी इस क्रम से आपको याद करना पड़ेगा। जो धातुएं ऊपर हैं वह अधिक क्रियाशील है, जो धातुएं नीचे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर कैल्शियम है, यहाँ पर सोडियम है, तो कैल्शियम अधिक क्रियाशील है, कैल्शियम की अपेक्षा सोडियम कम क्रियाशील है। सोडियम और मैग्नीशियम में देखा जाए तो सोडियम अधिक क्रियाशील है क्योंकि ऊपर है, मैग्नीशियम कम क्रियाशील है इसलिए नीचे है। यहाँ देखिए जिंक जो है अधिक क्रियाशील है, क्रोमियम कम क्रियाशील है। यदि हम लोग देखें कि पोटेशियम अधिक क्रियाशील है कि सोडियम अधिक क्रियाशील है, तो पोटेशियम ऊपर है, सोडियम नीचे है, तो पोटेशियम अधिक क्रियाशील है। देखिए इसको अगर हम ट्रिक से याद करें तो यह आसानी से हमको याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसका क्रम जो है धातुओं का है, यह आवर्त सारणी वाले क्रम में नहीं है, इसलिए थोड़ी सी समस्या बनती है। अगर कुछ बार आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे Li, इसको हम हिंदी में लिखें तो क्या बनेगा? ली बनेगा। उसके बाद K से का बनता है, Ba से बा बनता है, SR से सर बनता है, Ca से का बनता है, Na से ना बनता है। उसके बाद Mg से मग बनता है, Al से अल बन जाएगा, Mn से मन बनेगा, Zn से जन बनेगा और Cr से कर बन जाएगा। इधर Fe से फी बन जाएगा, Cd से कड, C से स भी बनता है, क भी बनता है, तो Cd से कड बन गया, Co से को बन गया, Ni से नी बन गया, Sn से सन बन गया, Pb से पब बन गया। यह हाइड्रोजन को आधार मान करके बनाई गई है, इसलिए हाइड्रोजन को हम जो है हाइड्रोजन ही रहने देते हैं। ठीक, उसके बाद Cu से कु बनेगा, Hg से हग बनेगा, Ag से अग बनेगा,
PT से पट बनेगा, AU से आऊ बनेगा। अब इसकी हम एक राइम्स तैयार कर लेते हैं, जैसे लिक बासर काना, मगधन आल से हो जाएगा मगाल, फिर मंजन दो जोड़ दें कर, लिक बासर काना मगाल मंजन कर, फीकड कोनी सनपब, और यच को आधार मान करके बनाई गई है तो एच, कुहग अग, पट और आऊ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा पटाऊ। ठीक, इस तरीके से यदि आप याद कर लें, लिक बासर काना मगाल मंजन कर, फीकड कोनी सनपब, यच कुहग अग पटाऊ, तो आपको याद हो जाएगा। यह हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यह जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी है इसको याद कैसे किया जाए। तो यदि आपको इसमें ट्रिक याद रह गई तो इसको आप लोग क्रम से लिख लीजिएगा हिंदी में, लिक बासर काना मगाल मंजन कर, फीकड कोनी सनपब, यच कुहग अग पटाऊ। अगर यह याद रह गया तो विस्थापन अभिक्रिया आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक, विस्थापन अभिक्रिया आसान कैसे होगी, जैसे देखिए यहां पर अभी हमने आपको बताया था कि Cu SO4 प्लस Zn। अब देखिए Cu SO4 में Cu कहाँ है बेटा, Cu यहां पर है, और जिंक कहाँ है, जिंक यहाँ पर है। तो जिंक तो इससे पहले आ रहा ना, इसके ऊपर है, तो जिंक अधिक क्रियाशील है। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके स्थान से भगा दो, यही क्या है विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हो गया ZnSO4 प्लस Cu। ठीक, अब उसके बाद यदि हम लोग देख लें कि क्या ZnSO4 हो गया, तो ZnSO4 को कोई भगा सकता है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम लोगों ने लिखा ZnSO4 प्लस, यहाँ पर हम लोग लिख दें Na, सोडियम की अभिक्रिया करा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा Na2SO4 प्लस Zn। देखो यह सोडियम ऊपर है, तो यही क्या है हम लोगों की विस्थापन अभिक्रिया है। अब यदि हम कोई भी धातु लें जिसमें कोई भी धातु सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर है वह हमेशा अपने से नीचे स्थित धातुओं को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। हाँ देखिए बोर्ड के एग्जाम में कुछ जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे क्या होता है जब AgNO3 की क्रिया कापर के साथ करवाई जाती है। किसके साथ, कापर के साथ करवाई जाती है। तो भाई सीधी सी बात है, देखिए Ag यहां पर है, कापर यहां पर है, Ag जो है Ag को कापर क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, तो यह बन जाएगा CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2Ag, संतुलित कर लें तो यह इस प्रकार से हो जाएगा। एक प्रश्न बोर्ड में और पूछा जाता है, बोर्ड में बेटा पूछा जाता है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबोई जाती है। क्या होता है जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबोई जाती है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया CuSO4 प्लस, किसकी कील डुबोई जा रही, लोहे की, Fe। देखिए Cu यहाँ पर है और Fe यहाँ ऊपर है, तो Fe अधिक क्रियाशील है, Cu को हटा देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर FeSO4 प्लस Cu हो जाएगा। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया, HCl की क्रिया यदि जो है किसके साथ करवा दी जाए, मैग्नीशियम के साथ करवा दी जाए, तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर है
और जो है मैग्नीशियम यहाँ पर है, तो इससे पहले आ रहा है यानी इसके ऊपर है, तो क्रियाशीलता इसकी अधिक है, हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो यह हो जाएगा MgCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। हमें यहाँ पर संतुलित करने के लिए 2 बढ़ा लें। तो यह है हम लोगों की विस्थापन अभिक्रिया। यदि आपको जो है धातुओं की सक्रियता श्रेणी याद है तो आप जो विस्थापन अभिक्रिया में कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं। तो ट्रिक याद करिए, 2-3 बार लिखिए, थोड़ी सी मेहनत करिए और आपको धातुओं की सक्रियता श्रेणी याद हो जाएगी। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।